लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 320 सीआरपीसी की बात करेंगे। आप लोगों ने राजीनामे के बारे में खूब सुना होगा। कई बार आपने लॉ स्टूडेंट्स ने आपस में चर्चा की होगी या जनरल पब्लिक से सुना होगा कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हम राजीनामा करना चाहते हैं, कौन से केस में हम राजीनामा कर सकते हैं, कौन से केस में राजीनामा नहीं कर सकते, कौन से केस में राजीनामा करने के लिए कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता होगी, कौन से केस में कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, कोर्ट राजीनामे के आधार पर हमारा क्या फैसला करेगी, क्या मुलजिम को एक्विटल किया जाएगा या उसको सजा हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उमड़ते रहते हैं। तो आज इन प्रश्नों का जवाब तलाशने के लिए हम सेक्शन 320 सीआरपीसी को पढ़ने जा रहे हैं और इस धारा को समझने से आपको सीआरपीसी के जो केसेस हैं, सीआरपीसी की जो प्रोसीजर है वो काफी कुछ समझने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि इस धारा का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा है और ये धारा कोर्ट में बहुत काम आती है। इसलिए इस धारा की इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतनी ही ज्यादा है जितनी जो प्रैक्टिकल इसका एस्पेक्ट है। तो कोर्ट में भी ये धारा बहुत काम आती है और इससे एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये धारा बहुत अच्छे से हमको समझ लेनी चाहिए। तो चलिए हम बोर्ड पर चलते हैं कि सेक्शन 320 को समझने के लिए हमने केसेज को दो भागों में बांटा है। एक होते हैं कंपाउंडेबल केसेज और दूसरे होते हैं नॉन कंपाउंडेबल केसेज। कंपाउंडेबल केसेज वो होते हैं जिनमें राजीनामा हो सकता है। अब कौन से केसेस में राजीनामा होगा और कौन से केसेस में राजीनामा नहीं होगा, ये कोई भी न्यायाधीश को तय करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो इसमें कोई कोर्ट तय करती है और ना ही कोई एडवोकेट तय करते हैं, ना ही पार्टीज तय करती हैं। राजीनामा काबिल अपराध को कानून ने ही तय कर दिया है कि कौन से अपराधों को वे राजीनामा काबिल मानेंगे और कौन से अपराधों को राजीनामा काबिल नहीं मानेंगे। तो ये जो सेक्शन 320 है इसमें दो टेबल बताई गई है और इन टेबल में वो ऑफेंसेस बताए गए हैं जिनमें पार्टीज राजीनामा कर सकती हैं, कंपाउंड केस को कर सकती हैं। तो इसमें हमने ऑफेंसेस की दो कैटेगरी मानी है, एक तो कंपाउंडेबल जिनमें राजीनामा हो सकता है और जो धारा 320 सीआरपीसी की परिधि में आती हैं, और दूसरे होते हैं नॉन कंपाउंडेबल केसेज जो इस धारा 320 सीआरपीसी में दर्शित किए हुए नहीं है, इसलिए वो केसेज नॉन कंपाउंडेबल हो गए। अब कंपाउंडेबल केसेज भी दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे कि कंपाउंड करने के लिए कई केसेज ऐसे होते हैं जिनमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कोर्ट जब तक उसमें परमिशन नहीं देगा तब तक पार्टीज राजीनामा नहीं कर सकती। तो यहाँ ये जो इसमें जो सेकंड टेबल दी हुई है उसमें राजीनामा करने के लिए कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमने इन कंपाउंडेबल केसेस को भी दो भागों में बांट लिया है, विदाउट परमिशन और विद परमिशन। तो ये जो टेबल एक के केसेस हैं जो इस धारा 320 सीआरपीसी में दिए हुए हैं वो विदाउट परमिशन होते हैं, यानी वहां पार्टीज अगर राजीनामा करने के लिए राजी हैं, वो अपने केस का सेटलमेंट करना चाहती हैं, विक्टिम नहीं चाहता कि मुलजिम की ट्रायल हो और प्रोसीडिंग आगे बढ़े, तो वो दोनों आपस में मिलकर और राजीनामा कर लेती है। वहां कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोर्ट की कोई वहां भूमिका नहीं होती है, तो इसलिए इसको कहा गया है विदाउट परमिशन। और दूसरे केसेस हैं विद परमिशन, यानी वहां कोर्ट की एक भूमिका रहती है। अब इनकी भूमिका की हम जांच कर लेते हैं कि कैसे कोर्ट राजीनामे योग्य मामलों में अपनी भूमिका निभाती है। तो पहले हम देखते हैं कि जो विदाउट परमिशन के जो मामले हैं कि वहां पक्षकारों की अपनी मर्जी होती है। कई बार ये देखा गया है कि गांव में सरपंच वगैरह या जो भी गांव के मोतबर लोग होते हैं वो पक्षकारों को समझा देते हैं, या कई बार जो परिवार के लोग हैं वो समझा देते हैं, रिश्तेदार समझा देते हैं, तो वो
अपने केस में राजीनामा करने के लिए और राजी हो जाते हैं। कई बार कोर्ट के चक्कर काटते काटते उनको लगता है कि बहुत तारीखें हो गई, बहुत साल गुजर गए, कोर्ट में चक्कर काटने से हमको क्या मिला, पैसा भी लग गया और कोई कुछ मिला भी नहीं। तो फिर वो उस जो प्रोसीडिंग है उनसे थक जाते हैं और फिर उनके अंदर ही ये भावना आ जाती है। उनके जो एडवोकेट्स हैं वो भी उनको समझा देते हैं, या कई बार जो पीठासीन अधिकारी हैं, कोर्ट के जज हैं, वो भी समझा देते हैं। तो उनको लगता है हाँ ठीक है, राजीनामा कर देते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में पक्षकार जब अपनी इच्छा से राजीनामा करते हैं, वहां उनको कोर्ट के किसी इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं होती, कोर्ट का कोई कंसेंट उनको लेने की आवश्यकता नहीं है, और वो सीधे ही अपने बात पर दोनों सहमत हो जाते हैं और फिर कोर्ट में राजीनामा पेश कर देते हैं। तो यहाँ कोर्ट का काम केवल उस सेटलमेंट को अटेस्ट करने मात्र का रह जाता है, यानी दोनों पक्षकार राजी हो जाते हैं और फिर वो उसमें कोर्ट उस राजीनामे को अटेस्ट कर देता है। अभी जब हम अटेस्टेशन की प्रक्रिया को इसमें पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि इसका पूरा राजीनामे का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे पक्षकार राजीनामा करते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, तब हम इस बात को जान लेंगे। अभी मोटा मोटी आपको यही देख लेना है कि यहाँ कोर्ट की अपनी कोई भूमिका नहीं है। अब विद परमिशन में कोर्ट अलाउ भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है, यानी यहाँ दोनों पक्षकार राजी हैं कि वो राजीनामा करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो कोर्ट है वो प्रकरण के सारे तथ्य और परिस्थितियों को देखेगा, और अगर उसको लगता है कि इस प्रकरण की परिस्थिति में राजीनामा करने की परमिशन पक्षकारों को देनी चाहिए तो वो एप्लीकेशन अलाउ कर देगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन खारिज करनी चाहिए तो वो उसको डिसमिस कर देगा। तो यहाँ जो दूसरी टेबल है जो सेक्शन 320 सीआरपीसी के अंदर दी हुई है, उस टेबल में जो अपराध बताए गए हैं उन सब में कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बातें दोनों टेबल्स में हमको याद रखनी है कि जो पहली टेबल है वहां कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और जो दूसरी टेबल के अपराध हैं वहां कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता रहेगी। तो इस तरह ये बात आपको अभी समझ में आ गई होगी कि हमारे पास दो तरह के ऑफेंसेस हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, और कंपाउंडेबल में भी दो तरह के ऑफेंसेस हैं, विदाउट परमिशन एंड विद परमिशन। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देखिए। प्रोसीजर जो है राजीनामे का वो क्या रहता है कि एक तो दोनों जो पक्षकार हैं वो सेटलमेंट ड्राफ्ट करेंगे, और सेटलमेंट में वो सारी कंडीशन और शर्तें लिखी जाएंगी जिनके आधार पर वो राजीनामा हो रहा है, और जो जो राजीनामे की शर्तें हैं वो सारी इसमें लिख ली जाएंगी सेटलमेंट के दौरान। अगर कोई जो अक्यूज है वो विक्टिम को कंपनसेशन दे रहा है तो वो कंपनसेशन भी उसमें लिखा जाएगा, और वो उनके पक्षकारों के बीच में जो भी उस अपराध की परिस्थितियां हैं उन सबको उसमें लिख लिया जाएगा। ठीक है, कि वो किन शर्तों पर अपना ये जो राजीनामा करने के लिए राजी हुए हैं। फिर कोर्ट को सूचना देने के लिए वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कोर्ट में वो एक एप्लीकेशन और ड्राफ्ट करेंगे, और उस एप्लीकेशन में दोनों पक्षकार अपने अपने साइन करेंगे, उनके एडवोकेट साइन करेंगे। कई बार विक्टिम के एडवोकेट नहीं होते हैं, तो ये भी होता है कि हाथों हाथ ही विक्टिम अपना कोई एडवोकेट कर लेता है, जैसे जूनियर एडवोकेट इसमें जनरली हो जाते हैं, जो विक्टिम उनको तुरंत कर लेता है। अब विक्टिम को एडवोकेट करने की बाध्यता क्यों रहती है? इसमें कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है कि विक्टिम अपना एडवोकेट अपॉइंट करे, लेकिन कई बार कोर्ट्स के लिए ये आसानी रहती है, इसलिए कोर्ट्स ही सजेस्ट कर देती हैं, क्योंकि विक्टिम की पहचान अन्यथा कौन करेगा? या तो कोर्ट आईओ को बुलाए या पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी पहचान करे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बात कह देते हैं कि वो तो विक्टिम को नहीं पहचानते, और जो आईओ है उसको भी कोर्ट के लिए बुलाना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार बहुत दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है, तो कई पेशियों पर आईओ नहीं आ पाते क्योंकि उनको नोटिस जाएंगे, फिर वो वहां से अपनी ड्यूटी छोड़कर कोर्ट में आएंगे, और पक्षकारों को इस दौरान जो है वो बहुत जल्दी होती है कि आज ही उनका सारा काम हो जाए। तो फिर आईओ तो आ नहीं पाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहचानता नहीं है,
तो कोर्ट के लिए ये सुनिश्चित करना तो जरूरी है कि क्योंकि कोर्ट भी विक्टिम को पहचानता नहीं है, और तो फिर कहीं ऐसा नहीं हो, कोर्ट को ये अंदेशा रहता है कि अक्यूज्ड किसी और व्यक्ति को पकड़ लाया हो और उसको इस केस का विक्टिम बनाकर कोर्ट के सामने वो खड़ा कर दे और फिर उससे राजीनामा अटेस्ट हो जाए। तो उस विक्टिम की पहचान कोर्ट के लिए करना एक चुनौती होती है, एक चैलेंज की तरह होता है। तो कोर्ट इसलिए इसमें एहतियात रखता है, और एहतियात रखने के लिए ही वो विक्टिम को ये सजेस्ट करता है कि उसकी पहचान जो है वो किसी अधिवक्ता के माध्यम से की जाए, क्योंकि फिर वो अधिवक्ता की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। और कई बार वो उनका एफिडेविट भी लेते हैं, मतलब आधार कार्ड लेते हैं, विक्टिम के डॉक्यूमेंट्स तो लिए ही जाते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन एडवोकेट इसमें थोड़ा सा करना कोर्ट के लिए आसान हो जाता है। हालांकि कई एडवोकेट भी कह देते हैं कि वो भी विक्टिम को नहीं जानते, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर वो एडवोकेट जो है वो विक्टिम का एडवोकेट बनते नहीं है। अगर उनको बनना है विक्टिम का एडवोकेट तो फिर पैरवी तो करनी पड़ेगी, और फिर एडवोकेट की भी ये ड्यूटी हो जाती है कि वो इसमें थोड़ा सा देखे कि ये जो विक्टिम है ये जेनाइन विक्टिम है या नहीं है, इस जो ये केस है ये इस केस से संबंध रखता है या नहीं रखता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्यूज्ड कोई फर्जी विक्टिम बनाकर ले आया है। तो ये प्राइमा फेसी एडवोकेट की भी देखने की जिम्मेदारी होती है, और फिर उसी बात पर भरोसा करते हुए कोर्ट आगे बढ़ता है। इसलिए विक्टिम के एडवोकेट भी कई बार कोर्ट के सामने आते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि विक्टिम का एडवोकेट होना ही होना हो, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन ये रूल ऑफ कॉशन है, ये सावधानी का नियम है कि विक्टिम के भी एडवोकेट कोर्ट में आते हैं, और कोर्ट इस बात को ज्यादा जोर देता है कि विक्टिम भी अपना एडवोकेट करके आए। तो ये दोनों जो पक्ष हैं वो उस एप्लीकेशन पर सिग्नेचर करते हैं, विक्टिम के एडवोकेट और विक्टिम और मुलजिम और उसके एडवोकेट, फिर ये जॉइंटली एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हैं, और उसके साथ ये जो सेटलमेंट उनका ड्राफ्ट हुआ है तो वो उसकी कॉपी उसके साथ लगा देते हैं। अगर कोई सेटलमेंट ड्राफ्ट ना हुआ है तो भी कोई बात नहीं, वो कोर्ट में एक सिंपल एप्लीकेशन इस तरह की दे सकते हैं, और फिर वो जो इस पर सब लोग साइन कर देते हैं, फिर ये सेटलमेंट और एप्लीकेशन पर दोनों पक्ष साइन करके उसको कोर्ट में फाइल कर देते हैं। एडवोकेट भी जैसा अभी आपने देखा कि वो साइन कर देते हैं, और ये जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ही होता है। फिर ये कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद जो है कोर्ट उनसे पूछताछ करता है, अक्यूज से करता है, उनके एडवोकेट से करता है, विक्टिम से करता है, और उनके आइडेंटिफिकेशन को कोर्ट गहराई से जांच करना चाहता है। इसके बाद वो ये एक दूसरी और पोजीशन है कि वॉलंटरीनेस को भी देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है विक्टिम पर कोई प्रेशर हो इस टाइप का कि उसको बाध्य किया जा रहा हो, तो ये भी कोर्ट इसमें देखेगा, और ये कोर्ट को देखना भी चाहिए कि विक्टिम जो है अपनी इच्छा से राजीनामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कोर्ट में एक बार एक केस आया, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि इसी तरह का एक राजीनामा एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो गया। 341-323 का ये मैटर था, 341 एंड 323 आईपीसी का केस था। ये जो साधारण मारपीट का केस होता है, और कोर्ट में इस तरह के बहुत ही कॉमन ये धाराएं लगती हैं जिसमें हल्की सी मारपीट का केस होता है, 341-323 का। तो ये एक केस आया, अब राजीनामा हो गया। इसके बाद पता नहीं विक्टिम और उनके एडवोकेट को क्या लगा, क्या बात हुई, उन्होंने इसकी रिवीजन फाइल की कि ये तो ठीक नहीं हुआ और हम पर जो है प्रेशर बना के, और ये हमारे सिग्नेचर ही नहीं है, मतलब वो सिग्नेचर से ही डिनाई कर गया। तो फिर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि राजीनामा आपसे प्रेशराइज करके करवा लिया है, या आप ये कह रहे हो कि पहली बात तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये राजीनामा आपसे प्रेशर डाल के करवा लिया, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि इस पर आपके सिग्नेचर नहीं है, तो दोनों ही डिफरेंट बातें हैं, यानी आप दो हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हो। पहली बात तो ये
दूसरी ये कि अगर वास्तव में इस पर आपके सिग्नेचर नहीं है तो हम इस राजीनामे को और एफएसएल जांच के लिए भेज देते हैं और फिर आप जो है रिपोर्ट आ जाएगी, आप अपने सिग्नेचर दीजिए कोर्ट को। तो फिर वो थोड़ा सा विक्टिम जो है वो लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि सिग्नेचर तो उसी के थे, तो फिर उसने वो एप्लीकेशन अपनी विड्रॉ कर ली और वो चला गया। तो ऐसा भी कई बार होता है जब विक्टिम डिनाई करते हैं कि ये तो हमारे सिग्नेचर ही नहीं है, किसी ने फर्जी सिग्नेचर कर लिए या हम पर दबाव डालकर कर लिया। तो जब राजीनामा कोर्ट के अंदर होता है तो कोर्ट उसकी वॉलंटरीनेस को जज करना चाहता है कि भाई ये राजीनामा इनकी इच्छा से तो हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो उन दोनों से पूछताछ करता है और फिर पूछताछ करने के बाद वो राजीनामा अटेस्ट कर दिया जाता है कि अगर वो अपराध राजीनामा काबिल है, अगर वो पहली जो टेबल है उसमें जो धाराएं वर्णित हैं उसके तहत अगर वो राजीनामा आता है तो वो अटेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑफेंस उसमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती और पार्टी जब सहमत होती हैं तो वो राजीनामा कर सकती है। दूसरा, जो दूसरी टेबल के ऑफेंसेस हैं उसमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता होती है। अभी हमने जस्ट उसको इस बात को देखा है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि एक और एप्लीकेशन वो साथ में लगाएंगे कोर्ट की परमिशन के लिए कि हमको राजीनामा करने की परमिशन दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 325 का मामला है, सेक्शन 325 आईपीसी का मामला है जो हमारी सेकंड टेबल के तहत आता है, जिसमें कोर्ट की परमिशन से ही राजीनामा किया जा सकता है। तो फिर इसमें ये जो सेटलमेंट है और साथ में ये जो एप्लीकेशन है, इसके साथ साथ एक परमिशन की एप्लीकेशन और वो लगाते हैं जिसमें वो कोर्ट से परमिशन मांगते हैं कि हम दोनों पक्षकार आपस में राजीनामा करने के लिए सहमत हैं और हमको राजीनामा करने की परमिशन दी जाए। तो कोर्ट को अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति नजर नहीं आती, वॉलंटरीनेस को तो यहाँ भी कोर्ट जज करता है और देखता है कि ये राजीनामा उनकी इच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट जो है उसको परमिट कर देता है। तो यहाँ ये पोजीशन इसकी रहती है राजीनामा करने की। ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस धारा के अधीन ऑफेंसेस को देखते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस को इस धारा ने कंपाउंडेबल बनाया है। दो तरह की टेबल हमारे पास है। पहली टेबल वो है जो उन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताती है जिसमें कोर्ट के परमिशन की जरूरत नहीं है, और दूसरी टेबल उन ऑफेंसेस के बारे में बताती है जिसमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है। तो हम दोनों टेबल वन बाय वन देखेंगे। पहले हम फर्स्ट टेबल की धाराओं को देखते हैं। पहली इसमें धारा है 298, यानी अगर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है, रिलीजियस फीलिंग किसी की हर्ट होती है, तो सेक्शन 298 के तहत अपराध बनता है और इसमें वो व्यक्ति राजीनामा कर सकता है जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। और नेक्स्ट इसमें सेक्शन है 323, यानी धारा 323, अगर किसी के साथ सिंपल इंजरी कारित हुई है तो वो राजीनामा इसमें कर सकता है। अगली धारा है इसमें 334 और 335, यानी अगर इंजरी कारित करते समय किसी को प्रोवोकेशन करके इंजरी अगर कारित हुई है तो सिंपल इंजरी में 334 लगेगा और ग्रीवियस इंजरी में 335 लगेगा। तो ये दोनों धाराएं कोर्ट की परमिशन के बिना ही राजीनामा योग्य हैं। फिर 341 और 342 ये कन्फाइनमेंट वाली धाराएं हैं। रॉन्गफुली रेस्ट्रेनिंग और कन्फाइनिंग एनी पर्सन, दोनों धाराएं राजीनामा काबिल हैं और जिस व्यक्ति को रेस्ट्रेन या कन्फाइंड किया है वो इसमें राजीनामा कर सकता है। देन 343 में भी रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट की बात की गई है, लेकिन 3 दिन से अगर ज्यादा कन्फाइंड किसी व्यक्ति को रखा जाता है तो 343 लगती है और इसमें भी जो कन्फाइंड व्यक्ति है, जो विक्टिम है, वो राजीनामा कर सकता है। इसी तरह 344 भी इसी कैटेगरी की धारा है और 346 भी इसी कैटेगरी की धारा है। फिर आता है 352 और 355, यानी इसमें असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स के मुकदमे हैं, और 358 भी इसी कैटेगरी की धारा है और जिस व्यक्ति पर असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है वो इसमें राजीनामा कर सकता है। फिर 379 में थेफ्ट है और चुराई गई संपत्ति का जो ओनर है वो राजीनामा कर सकता है।
403 में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, और मिस अप्रोप्रिएशन जिस प्रॉपर्टी का हुआ है उसका स्वामी जो है इसमें राजीनामा कर सकता है। इसी तरह धारा 407 में भी इसी कैटेगरी की ये क्रिमिनल ब्रीच की धाराएं हैं, और वो ऑनर जो है प्रॉपर्टी का राजीनामा कर सकता है। 411 में चुराई गई संपत्ति का ऑनर राजीनामा कर सकता है। 414 में भी ऑनर कर सकता है, और 417 में चीटिंग की ये धारा है, 417, 419। तो ये दोनों ही धाराओं में जिन व्यक्तियों के साथ चीटिंग किया जाता है वो राजीनामा कर सकते हैं। 421 में भी जो प्रभावित लेनदार है वो इसमें राजीनामा कर सकता है। 422 में भी प्रभावित लेनदार जो है द पर्सन इफेक्टेड देयर बाय वो राजीनामा कर सकता है। 423 यानी 423 इसमें भी जो इफेक्टेड पर्सन है, जो विक्टिम है, वो राजीनामा कर सकता है। 424 भी इसी तरह की धारा है जिसमें फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कैंसिलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इसमें धाराएं हैं मिसचीफ की 426 एंड 427। द पर्सन टू होम द लॉस और डैमेज इज कॉज्ड, यानी जिस पर्सन को लॉस हुआ है वो इसमें राजीनामा कर सकता है। 428 में ऑनर ऑफ द एनिमल कर सकता है। 429 में भी ऑनर ऑफ द कैटल और एनिमल कर सकता है। 430 द पर्सन टू होम द लॉस और डैमेज इज कॉज्ड, जिस व्यक्ति को डैमेज हुई है वो इसमें राजीनामा कर सकता है। 447 क्रिमिनल ट्रेसपास की धारा है, इसमें भी द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रेसपास्ड अपॉन, जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है और जिस पर ये क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है वो इसमें राजीनामा कर सकता है। 448 ये हाउस ट्रेसपास की धारा है, और इसमें भी जो संपत्ति जिस व्यक्ति के कब्जे में है, जो विक्टिम है, वो राजीनामा कर सकता है। 451 में द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द हाउस, जिस व्यक्ति के पास उस हाउस का पोजीशन है वो राजीनामा कर सकता है। और 482 द पर्सन टू होम लॉस और इंजरी इज कॉज्ड बाय सच यूज, जिस व्यक्ति को इंजरी हुई है वो कर सकता है। इसी तरह 483 में भी जिस व्यक्ति को इंजरी हुई है। 486 भी इसी कैटेगरी की धारा है। अब आता है सेक्शन 491, वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने संविदा की है, यानी जिस व्यक्ति के साथ क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और जिसका क्रिमिनल ब्रीच हुआ है वो व्यक्ति जो है इसमें प्रभावित व्यक्ति है, वो व्यक्ति विक्टिम है, इसलिए वो राजीनामा कर सकता है। अडल्ट्री में उस स्त्री का पति राजीनामा कर सकता है, लेकिन अब तो एडल्ट्री की ये जो धारा है ये ज़्यादा इफेक्टिव रही नहीं है जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। 498 में स्त्री का पति और स्त्री दोनों कर सकते हैं। और धारा ये जो 500 है, ये जो द पर्सन डिफेम्ड, इसमें जो पर्सन डिफेम्ड हुआ है वो राजीनामा कर सकता है। इसी तरह जो 501, 502 में भी ये बिल्कुल डिटो जो पर्सन डिफेम्ड है वो राजीनामा कर सकता है, क्योंकि वो ही व्यक्ति इसमें विक्टिम रहा है। इसी तरह 504, 506 और 508 में भी जो पर्सन इंसल्टेड हुए हैं, जिनके साथ इंटिमिडेट हुआ है, इंड्यूस्ड जो व्यक्ति हुए हैं, जो विक्टिम है, वो इसमें राजीनामा कर सकते हैं। अब आती है टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में कोर्ट की कंसेंट से राजीनामे होते हैं, जिसमें पहली सेक्शन है 312 यानी कोजिंग मिसकैरेज। द वुमन टू होम मिसकैरेज इज कोज्ड, जिस महिला का गर्भपात करवाया गया वो राजीनामा कर सकती है। धारा 325 में जिस व्यक्ति को ग्रीवियस इंजरी हुई है वो कर सकता है। इसी तरह 337 और 338 एक्सीडेंट वाली धाराएं हैं, इनमें भी जिस व्यक्ति को इंजरी हुई है वो इसमें राजीनामा कर सकता है। 357 में वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया या जिस पर बल का प्रयोग किया गया। 381 चुराई गई संपत्ति का स्वामी राजीनामा कर सकता है। धारा 406 में भी संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया वो राजीनामा कर सकता है। इसी तरह धारा 408 में ये है संपत्ति का स्वामी वो कर सकता है। 418 जिसके साथ चीटिंग हुई। 420 भी चीटिंग की धारा है। 420 बहुत ही फेमस धारा है चीटिंग की, अक्सर इसमें चीटिंग के केस दर्ज होते हैं।
तो ये भी, इसमें भी जिस व्यक्ति के साथ चीटिंग की जाती है वो इसमें कर सकता है राजीनामा। और 494 में ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी जो विक्टिम है वो कर सकता है। और 500 वो व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है वो व्यक्ति इसमें राजीनामा कर सकता है। इसी तरह 509 जो धारा है इसमें शब्द बोलकर या साउंड के माध्यम से या गेस्चर्स से किसी महिला को अपमानित किया जाता है, तो ऐसी महिला जिसका अनादर करना आशित था, इंटेंडेड था, जिस महिला की प्राइवेसी को इंट्रूड किया गया, जिस महिला की प्राइवेसी का, एकांतता का अतिक्रमण किया गया, ऐसी महिला इसमें राजीनामा कर सकती है। तो ये हमारे पास राजीनामा वाली धाराएं थी जो ऑफेंसेस को इनमें कंपाउंडिंग बनाया गया है। ये ऑफेंस जो है ये कंपाउंडेबल है। अब इसका ये जो सबसेक्शन 3 है ये कहता है कि जो ऑफेंसेस की टेबल यहाँ दी गई है और जिनमें कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है, अगर उन ऑफेंस का कोई अटेम्प्ट होता है या अबेटमेंट होता है तो भी वो ऑफेंस कंपाउंडेबल बने रहेंगे, उस परिस्थिति में भी वो कंपाउंड किए जा सकेंगे। कई बार ऐसी पोजीशन आती है कि एक से ज्यादा व्यक्ति ऑफेंस करते हैं, जैसे अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ऑफेंस करते हैं तो वो सेक्शन 34 के तहत आता है। 34 आईपीसी उसमें लग जाती है। जैसे धारा 323 कोई सिंपल मारपीट का मामला हुआ तो 323/34 उसमें लग जाएगा। और कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। 5 से अधिक व्यक्ति हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो 323/149 इसमें लग जाएगा। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस हमारे पास है फाइल पर तो भी ये अपराध राजीनामा काबिल बनेगा, ऐसा ये सबसेक्शन 3 कहता है। अब सबसेक्शन जो 4 है वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि कई बार ऐसी परिस्थिति कोर्ट के अंदर आती है कि विक्टिम जो है वो एक बच्चा होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, या वो व्यक्ति इडियट है या लूनेटिक है, उनके साथ अपराध हुआ है, तो उनमें तो इतनी समझ होती नहीं है कि वो अपना भला और बुरा समझ सकें और मामले में राजीनामा कर सकें। तो फिर क्या ऐसे मामले राजीनामा काबिल होंगे या नहीं होंगे? तो इसको इस सबसेक्शन 4 ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले भी राजीनामा काबिल होंगे, लेकिन उसमें राजीनामा पहली बात तो ये है कोर्ट की कंसेंट से किया जाएगा, और दूसरा उसमें ऑन हिज बिहाफ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो व्यक्ति राजीनामा उनकी तरफ से साइन करेगा जो उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है। तो इसके लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा कि कौन कौन से व्यक्ति किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होते हैं, तो वो ही यहाँ परिभाषा लागू होगी, और तब इस अंडर 18 इडियट या लूनेटिक के मामले में वो व्यक्ति राजीनामा कर सकेंगे। कोर्ट की परमिशन जरूरी होगी, क्योंकि कोर्ट ये देखेगी कि ये राजीनामा इन लोगों के हित में होगा या नहीं होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि उनके हित में नहीं होगा तो कोर्ट जो है वो परमिशन नहीं देगा। अब अगर कई बार कहते हैं ऐसी परिस्थिति आती है कोई व्यक्ति डेड हो गया है, तो अगर कोई व्यक्ति मर गया है और वो इस ऑफेंस की वजह से नहीं मरा है, किसी और वजह से मर गया है, जैसे हम तो 323 सिंपल मारपीट का मामला ही ले कि वो विक्टिम था, उसका मुकदमा चल रहा था और फिर उस विक्टिम की डेथ हो गई, तो क्या परिस्थिति रहेगी? तो फिर उसके एलआर जो है वो इसमें राजीनामा कर पाएंगे। और एलआर कौन से होंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो एलआर की जो डेफिनेशन है वो सीपीसी के अनुसार होगी। सीपीसी में जो उसके एलआर होंगे वो यहाँ भी उसका राजीनामा कर पाएंगे। साथ में कोर्ट की परमिशन जरूरी होगी, कोर्ट की परमिशन के बिना ऐसे राजीनामा नहीं होंगे। जो नेक्स्ट जो बात आती है, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेटिव वाले मैटर हो गए। अब कई बार ऐसा प्रश्न हमारे सामने उठता है कि जब कोर्ट पे ट्रायल उस व्यक्ति की चल रही है तब तो राजीनामा नहीं किया, लेकिन मान लीजिए सजा हो गई या और किसी परिस्थिति के कारण मामला अपील में गया है, तो अगर अपील में गया है मामला या रिवीजन उसकी हुई है, तो फिर रिवीजन कोर्ट के सामने या अपील कोर्ट के सामने वो व्यक्ति राजीनामा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है, इसका ये जो सबसेक्शन 5 है और वो सबसेक्शन 6 है, वो कहता है कि अपील और रिवीजन में भी वो राजीनामा कर सकते हैं, लेकिन वहां कंसेंट ऑफ द कोर्ट लेनी होगी। और ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल होने चाहिए,
अन्यथा वो कंपाउंडेबल होने चाहिए, लेकिन ये जो कोर्ट की परमिशन है ये इसकी एक्स्ट्रा होगी। फिर प्रीवियस कन्विक्शन के मामले, कि प्रीवियस कन्विक्शन के जो मामले हैं उसमें ये सबसेक्शन 7 में दिए हुए हैं, इसमें शैल शब्द का इसमें यूज किया गया है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन के कारण किसी व्यक्ति को इनहांस पनिशमेंट दिया जा सकता है या कोई डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट दिया जा सकता है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो प्रीवियसली कन्विक्टेड अक्यूज्ड के मामले में राजीनामा अटेस्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट ऐसे मामलों में राजीनामा तस्दीक नहीं करेगा। तो यहाँ शैल शब्द देखिए, इस उपधारा में शैल शब्द का यूज हुआ है, हमें ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो पार्टीज में राजीनामा होता है तो उनको कुछ भी नहीं सोचता, वो चाहते हैं कि ये इनके प्रकार जो कोर्ट है वो उनका राजीनामा अटेस्ट कर दे। लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर्स पर लगाम कसने के लिए ये उपधारा बनाई गई है कि ये जो राजीनामे की प्रोविजन है ये जो फर्स्ट ऑफेंडर्स हैं या वैसे ही कई बार स्पर ऑफ मोमेंट में कोई अपराध हो जाता है, उन लोगों के लिए ही, उन लोगों को फायदा देने के लिए ही ये प्रोविजन दिए गए हैं। जो व्यक्ति बार बार ऑफेंस करते हैं तो उनको राजीनामे का भी लाभ कोर्ट नहीं देगा। तो हमें भले ही हम एडवोकेट हो, हमारी भी कानून की पालना करवाने की जिम्मेदारी है, और अगर हम मजिस्ट्रेट हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोर्ट के रूप में ये हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है। जिस हिसाब से समाज में ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वो कानून की कमियों का लाभ उठाकर किसी न किसी बहाने से छूट जाते हैं, तो वहां कोर्ट को बहुत रूल ऑफ लॉ को लागू करना चाहिए और जो उन लोगों को कानून की उदारता का बेनिफिट नहीं देना चाहिए। तो ये सबसेक्शन 7 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर व्यक्ति जो कानून से जुड़ा हुआ है उसको याद रखना चाहिए कि प्रीवियसली कन्विक्टेड अगर कोई ऑफेंस है तो वो राजीनामा ना कर पाए, क्योंकि अदरवाइज तो वो क्या करेगा कि किसी भी व्यक्ति पर प्रेशर डालेगा और फिर राजीनामा करके छूट जाएगा, फिर फिर वो किसी व्यक्ति के साथ ऑफेंस करेगा, फिर उसको डराएगा, धमकाएगा, फिर उस से राजीनामा कर लेगा। तो इस तरह अपराध की तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लेकिन वो कभी भी कोर्ट से कन्विक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस सब सेक्शन 7 को याद रखें राजीनामा करते वक्त। अब अगर कोई व्यक्ति राजीनामा करता है तो अभियुक्त का क्या होगा, क्या वो एक्विटल होगा या डिस्चार्ज होगा। तो इसके बारे में ये सबसेक्शन 8 जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहती है कि उसका जो फेट है वो एक्विटल होगा, यानी कोर्ट को उस मामले में एक्विटल मुलजिम को करना होगा। और इसका सबसेक्शन 9 ये कहता है कि एक्सेप्ट प्रोवाइडेड, यानी इस धारा में जो कुछ दिया हुआ है, इस धारा की जो उपबंध है, जो प्रोविजन है, उसी के अकॉर्डिंग राजीनामा किया जा सकता है, अदरवाइज राजीनामा नहीं होगा। तो राजीनामा जब कोर्ट अटेस्ट करे, तस्दीक करे, तो कोर्ट को ये जो हम क्या करते हैं कि हमने केवल टेबल पढ़ ली होती है, जो फर्स्ट टेबल है और सेकंड टेबल है, और हम ये देख लेते हैं कि भाई ठीक है, इसमें ये अपराध राजीनामा काबिल है, इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत है, इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जो पीछे वाले हैं कि हमको प्रीवियसली कन्विक्टेड व्यक्ति को भी देखना पड़ेगा, या फिर हम अपील और रिवीजन में हमको कोर्ट की कंसेंट भी देखनी पड़ेगी, तो इन प्रोविजंस को हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इनको भी हमको याद रखना चाहिए, और खास तौर से मैं इस जो ये सबसेक्शन 7 है इस पर मैं अपना स्ट्रेस डालूंगी कि जो लोग भी मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं उनको ये सबसेक्शन 7 ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की, अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि समाज में एक बैलेंस बना रहे, सोसाइटी को सिक्योरिटी की भावना फील हो। इसलिए हैबिचुअल ऑफेंडर्स के प्रति जो कानून है उसकी उदारता का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। ये सब उनको देखना चाहिए, कोर्ट को देखना चाहिए कि ऐसे लोग कानून के जो लूप होल्स हैं उनका फायदा नहीं उठा पाए। तो सख्ती हर जगह जरूरी है, अदरवाइज इस सोसाइटी का डिसिप्लिन है, इसको भंग होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो ये हमारे जो प्रोविजन है ये आपको मैंने समझाया और ये निश्चित ही आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम नॉन कंपाउंडिंग केसेज में राजीनामे की पोजीशन देखते हैं कि उसमें केसेज कंपाउंड कैसे होते हैं, कैसे पार्टीज राजीनामा करती हैं। तो नॉन कंपाउंड केस वैसे तो राजीनामा योग्य नहीं होते हैं। अभी हमने सेक्शन 320 में ये पढ़ा कि केवल केसेस टेबल 1 और टेबल 2 में जो दिए गए हैं उन्हीं में राजीनामा हो सकता है। अब इसके अलावा जो केसेस हैं आईपीसी में वो राजीनामा काबिल नहीं है। लेकिन कोर्ट्स में रात दिन का एक्सपीरियंस ये रहता है कि ऐसे मामलों में भी राजीनामा होता है। लेकिन फिर वो पार्टीज कैसे राजीनामा करती हैं? वो जैसे हमारे पास 376 का केस है, रेप केसेज है, या 307 आईपीसी के केसेज हैं, या 308 के केसेज हैं आईपीसी के। तो इन केसेस में क्या होता है, जैसे रेप केसेस में जो लड़की होती है, जो विक्टिम लड़की है, उसकी एविडेंस बहुत मायने रखती है। वो इस आधार पर एफआईआर दर्ज करवाती है कि उसके साथ इस अक्यूज्ड ने रेप किया। अब बाद में मान लीजिए कोर्ट के बाहर उनका सेटलमेंट हो जाता है। अब पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो सेटलमेंट होते हैं ये कोर्ट के अंदर नहीं होते हैं, ये राजीनामा कोर्ट के अंदर नहीं होते हैं। ये पार्टीज अपने आप ही बाहर राजीनामा कर लेती हैं, चाहे उनकी आपस की समझाइश हो या उनके रिश्तेदारों की समझाइश हो या उनके एडवोकेट की समझाइश हो। इसमें न्यायाधीश का कोई राजीनामे में कोई कंसर्न नहीं होता है और बाहर ही वो राजीनामा करके आ जाती हैं। अब जब वो बयान देती है, जैसे मान लीजिए हमने 376 की हम बात कर रहे थे कि अगर लड़की का राजीनामा हो जाता है अक्यूज्ड से, तो फिर वो क्या करती है, वो अपने बयान पलट देती है। जब कोर्ट में वो एविडेंस देने आएगी तो वो सारी चीजों को डिनाई कर देती है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। और जब लड़की डिनाई कर देती है, क्योंकि 376 के केसेस में लड़की एकमात्र सबसे सर्वोत्तम साक्षी होती है, सबसे बेस्ट एविडेंस वही होती है, क्योंकि 376 के ऑफेंस कोई चौराहे पर तो हो नहीं सकते जब तक कि बहुत ही ऐसी कोई क्रूरता या बर्बरता वाला अपराध ना हो। जनरली ऐसे अपराध तो कहीं एकांत वाली जगह ही होते हैं। तो इनमें एकमात्र जो चश्मदीद गवाह होती है, जो आई विटनेस होती है, वो इस लड़की के अलावा कोई नहीं होता। तो जब कोर्ट में आकर वो ये कह देती है कि मेरे साथ कुछ अपराध नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे केसेस में कोर्ट को ऐसे मुल्जिमान को बरी करना पड़ता है, क्योंकि और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसे मामलों में नहीं पाई जाती। तो इस तरह राजीनामे के आधार पर वो मुल्जिम दोषमुक्त हो जाता है। हालांकि यहाँ एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में ये उठ सकता है, लड़की एफआईआर में ये कहती है कि उसके साथ ऑफेंस हुआ, और फिर जब उसके 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान होते हैं दौरान इन्वेस्टिगेशन, वहां भी वो ओथ पर ये बात कहती है, ऑन ओथ कहती है, शपथ पर कहती है कि उसके साथ ऑफेंस हुआ है। और जब कोर्ट में ट्रायल हो रही है तब वो आकर उसका मान लीजिए कहीं राजीनामा हो गया बाहर, तब कोर्ट में आकर वो अपने बयान पलट देती है। तो फिर क्या उस पर मुकदमा नहीं चलेगा झूठी गवाही देने का? वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जनरली क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन अभी नहीं बना है, कोर्ट्स इसमें झूठी गवाही के लिए ज्यादा कार्रवाई करती नहीं है, तो उस चीज का फायदा पक्षकार उठाते हैं। और तो ये इसलिए फिर वो राजीनामा में कोर्ट्स को ही लगता है कि इसमें बहुत सारे केसेज हैं, मुकदमों का भार है, चलो ठीक है एक राजीनामा इसमें हो गया और मुकदमा निपट रहा है तो ठीक है, वो इतना ध्यान इसलिए नहीं देते हैं। तो ये हो गया, ये राजीनामे से ये निपट गया। तो इस तरह ऐसे मामलों में राजीनामा हो जाता है, कोर्ट के बाहर राजीनामा होकर अंदर कोर्ट के अंदर आकर पार्टियां अपने बयान बदल देती हैं, वो हॉस्टाइल हो जाती हैं। इसी तरह 307, 308 के मामले हैं, मान लीजिए तो जो विक्टिम है जिसके चोट लगी है, तो पत्रावली पर उसकी चोटें हैं कि उस व्यक्ति को डॉक्टर ये कह रहा है आके कि इस व्यक्ति के ये चोटें पाई गई हैं और घटना दिनांक इतने को ये चोटें पाई गई हैं। लेकिन जब विक्टिम कोर्ट में आकर मान लीजिए उनका राजीनामा हो गया है कोर्ट के बाहर, और कोर्ट के अंदर आकर वो अपने बयान बदल देते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं गवाह कि नहीं नहीं ये हमारे चोटें नहीं आई हैं,
और फिर वो क्या कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई चोट है कि मैं तो साहब छत से गिर गया था, तो छत से गिरने से चोट आ गई। वो उस हिसाब से ही अपनी कानूनी राय लेकर बयान कोर्ट के अंदर देते हैं जो संभावित रहती है चोटें किस हिसाब से। ऐसी परिस्थिति 498A के मामले में आती है। जो 498A के मामले होते हैं उनमें पत्नी जो है अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उसके ससुराल वालों ने उसको तंग किया, पति ने मारा पीटा, क्रूरता की, क्रूरल्टी की उसके साथ, और बहुत सारे अलग अलग इल्जाम होते हैं, दहेज की मांग और कई सारे। तो ऐसे केसेस मान लीजिए आवेश में आकर जल्दबाजी में लिखवा दिए जाते हैं कई बार, बाद में लोग उनको समझाइश कर देते हैं कि ठीक है इससे परिवार टूटेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसे मामलों में भी लड़कियां जो है और उनके पेरेंट्स, रिश्तेदार सब आकर जब कोर्ट में बयान देते हैं तो वो होस्टाइल हो जाते हैं, और फिर उनके होस्टाइल हो जाने पर कोर्ट के पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं बचती कि अक्यूज्ड को सजा दे पाए, तो फिर वो मामला जो है वो एक्विटल में ही जाता है। तो इस तरह कई केसेस में जो नॉन कंपाउंडेबल हैं उनमें वाया मीडिया पार्टीज अपना निकाल लेती हैं कि इसमें कैसे जो है अब इस केस से बचा जाए। इसी तरह 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है, 308 है आईपीसी, इन केसेस में भी क्या होता है कि मान लीजिए राजीनामा हो गया पक्षकारों में, अब अगर चोट लगती है उस पक्षकार को तो वो आकर कह देता है कि ये चोट मेरे इस अक्यूज्ड ने नहीं मारी है, इसका इस चोट में कोई रोल नहीं है, ये तो मेरे अपने आप लग गई थी। तो अगर जो विक्टिम होस्टाइल हो जाता है, कंप्लेनेंट होस्टाइल हो जाता है और उनके सब गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं होता उस एक्यूज्ड को एक्विटल करने का। तो यहाँ भी पार्टीज ने अपना वाया मीडिया देखिए निकाल लिया है। तो 307 और 8 के मैटर राजीनामा काबिल नहीं है, लेकिन कोर्ट से बाहर राजीनामा होने पर होस्टाइल होकर मुलजिम एक्विटल हो जाता है। अब एक और परिस्थिति इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर आती है। कई बार क्या होता है, पक्षकारों का इन्वेस्टिगेशन लेवल पर ही राजीनामा हो जाता है। तो एक जो उनके पास उपाय है वो तो ये है कि पुलिस को वो तितम्बा बयान नोट करवाए, यानी पहले उन्होंने एफआईआर लिखवा दी कि उनके साथ ये अपराध हुआ। अब अपराध जो है अब वो आगे उसमें कार्रवाई नहीं चाहते, मान लो एफआईआर लिखवा दी, उन्होंने बयान वगैरह दिए अपने 161 सीआरपीसी के बयान दे दिए और ये सब हो गया। अब क्या करें, अब राजीनामा हो गया, अब केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो फिर वो क्या करते हैं कि तितम्बा बयान पुलिस को लिखवाते हैं। पुलिस उनके तितम्बा बयान लिख लेती है। तितम्बा बयान का मतलब है कि उनका दोबारा उनके बयान ले लेती है पुलिस। तो अब जो पहले बयान हो गए, पहले उन्होंने कहा कि अपराध हुआ, दोबारा कह दिया अपराध नहीं हुआ, तो फिर दोबारा वाले बयानों को मानते हुए पुलिस इसमें एफआईआर लगा देती है, यानी फाइनल रिपोर्ट, और ये मान लेती है कि इस मामले में कोई अपराध घटित नहीं हुआ। अब क्या होता है, पुलिस के पास भी बहुत सारे मुकदमे होते हैं, कोर्ट्स के पास भी, तो सब ये सोचते हैं कि ठीक है अगर पक्षकारों में राजीनामा हो गया तो इस बात को क्यों लंबा खींचना। तो पुलिस उसमें एफआईआर पेश कर देती है और कोर्ट जो है उसमें एफआईआर को स्वीकार करके और मामले को दाखिल दफ्तर कर देती है। अब एक और मान लीजिए ऐसा नहीं हो, एक और परिस्थिति हो सकती है। कई बार पक्षकारों में राजीनामा हो जाता है, जैसे 4988 वाले जो मैटर्स हैं या चीटिंग वाले जो 420 के जो मैटर्स हैं, उनमें कई बार ये देखा गया है कि जो इनहेरेंट पावर में 482 की जो इनहेरेंट पावर है, इसमें वो माने हाई कोर्ट पहुंच जाती है पार्टीज, और वो ये चाहती हैं कि इसमें एफआईआर को ही क्वेश कर दी जाए। तो फिर माननीय हाई कोर्ट अगर उनके बीच में राजीनामा हो गया है या नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, क्या ग्रेविटी है, डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, कोई जरूरी नहीं है कि हर मामले में एक जैसा ही ऑर्डर होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या परिस्थिति उस मामले की रही है, और फिर जो है माननीय हाई कोर्ट उसमें एफआईआर क्वेश कर देती है। तो जनरली ऐसे मामले 498 में ज्यादा जाते हैं, जो क्रूरल्टी वाले मामले होते हैं, क्योंकि ये एक तो नॉन अवेलेबल है ये धारा,
तो जब पार्टीज में राजीनामा हो गया तो पुलिस तो फिर उसको गिरफ्तार करेगी। आजकल तो फिर भी अरनेश कुमार सिंह वाला जजमेंट आ गया तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, नोटिस देकर ही छोड़ देती है। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस को उस मामले में गिरफ्तार करना है तो पार्टीज को लगता है कि अब जब उनका राजीनामा हो गया तो अनावश्यक पति को या उसके परिवारजन को जेल क्यों भेजा जाए, और या पुलिस मान लीजिए उसको पहले गिरफ्तार कर चुकी है तो फिर कोर्ट में वो चालान पेश करेगी। तो उनको लगता है कि अब कोर्ट के लंबा चक्कर काटने पड़ेंगे, तो वो सीधे ही 482 में चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर। कई बार जब कोर्ट्स में मामला चल रहा है ट्रायल के दौरान और लड़की मुस्तैद हो गई है, उनका राजीनामा हो गया है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें और दूसरी एविडेंस है और इसमें सजा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, प्रोबेशन तो देंगे। तो प्रोबेशन देने के कारण अब मुलजिम पर तो ये स्टिग्मा, अगर कोर्ट मुलजिम को प्रोबेशन भी देती है तब भी मुलजिम को ये लगता है कि वो कन्विक्ट तो हुआ ही है, भले प्रोबेशन के रूप में हुआ हो। तो वो कन्विक्शन वाले स्टिग्मे को हटाने के लिए फिर वो 482 सीआरपीसी में माननीय हाई कोर्ट को जाते हैं, वहां अप्रोच करते हैं और फिर वहां इनहेरेंट पावर में वो जो है एफआईआर को क्वैश करवाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर माननीय हाई कोर्ट इस बात से कन्विंस होती है कि ठीक है पक्षकारों में अब उसमें राजीनामा हो गया है और अब इनके बीच में कोई इस तरह की ग्रेविटी नहीं बची है और लड़की का घर बसता है इस बहाने, तो इस एफआईआर को, इस मुकदमे को आगे चलाने से क्या लाभ। तो एक तरफ तो उनका घर बस रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट में मुकदमे का एक भार भी कम हो रहा है। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट उसमें लीनियंट व्यू अपनाती है और फिर उस एफआईआर को जो है क्वैश कर देती है। तो इस तरह हमने देखा कि एक मुकदमे में कई सारी परिस्थितियां मोड़ ले सकती हैं। हम सिर्फ एक किसी मुकदमे का चालान पेश हो गया तो हमेशा वो ट्रायल ही उसमें होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोर्ट में आकर जब वो प्रैक्टिकली उसका होता है तो उसमें कई सारे मोड़ जो है वो पक्षकारों की परिस्थितियों के हिसाब से वो मुकदमा लेता है और उस हिसाब से ही कोर्ट जो है काम करते हैं, क्योंकि कोर्ट को हमेशा मानवीय परिस्थितियां भी देखनी पड़ती हैं। अब हम इसमें कुछ केसेस देखते हैं, जैसे भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का ये केस है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो धारा 320 है जिसमें राजीनामे योग्य अपराध दिए गए हैं, लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो किसी राजीनामा योग्य अपराध में भी मना कर सकता है कि वो राजीनामा अटेस्ट नहीं करेगा, राजीनामा तस्दीक नहीं करेगा। और वो किस आधार पर अपना डिस्क्रिशन यूज करेगा, वो ये देख सकता है कि एक तो नेचर ऑफ ऑफेंस वो देख सकता है, दूसरा सोशल इम्पैक्ट वो देख सकता है। अगर कोर्ट को लगता है इसका अच्छा सोशल इम्पैक्ट नहीं होगा और या इसमें नेचर ऑफ ऑफेंस जो है वो इतनी ग्रेविटी है वो ऑफेंस में कि इसमें राजीनामा नहीं होना चाहिए, तो फिर कोर्ट उसको प्ली ऑफ राजीनामे को उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये भगवान दास का केस है। इसी तरह ये जो दूसरा केस है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 2012, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट सोशल इम्पैक्ट और इंडिविजुअल इम्पैक्ट को देखेगा। राजीनामा जब हो रहा है तो कोर्ट ये देखेगा कि क्या ये दोनों इम्पैक्ट इतने पर्याप्त हैं कि इसमें राजीनामे की परमिशन दी जानी चाहिए। तीसरा ये जो केस है नरेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का AIR 1988 है। इसमें माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये धारा 307 IPC में कंपाउंड करने की परमिशन दी। अब आप ये देखिए कि वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला अगर पहुंचा है तो नीचे से सजा हुई होगी तभी ऊपर ये मामला पहुंचा है और यहाँ इन्होंने कंपाउंड करने की परमिशन इसको दी है। तो जो नॉन कंपाउंडेबल केस है, देखिए हमारे पास दो तरह के केसेस हैं, एक कंपाउंडेबल केसेस हैं जो सेक्शन 320 CRPC में दिए हुए हैं 320 में, दूसरे नॉन कंपाउंडेबल केस हैं जो इस धारा में नहीं दिए हुए, वो सारे नॉन कंपाउंडेबल हैं, यानी कोर्ट उनमें राजीनामे की परमिशन नहीं देगी और ना ही कोई पार्टी उसमें राजीनामा कर सकती है। लेकिन फिर भी मानवीय हित में कोर्ट्स में ऐसी परिस्थिति आती है कि जब पक्षकार आपस में राजीनामा कर लेते हैं
तो फिर कोर्ट को भी लगता है कि ठीक है, इसमें राजीनामे की परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि अब उस केस का कोई फेट जो है उनको मजबूत नजर नहीं आता है कि जब पक्षकारों में राजीनामा हो गया है, जब पक्षकार इस मुलजिम को माफ कर रहे हैं, तो फिर स्टेट को भी माफ कर देना चाहिए। तो फिर ये देखिए कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है और इसमें राजीनामा नहीं हो सकता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको राजीनामा करने की परमिशन दी। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट केस है हमारा कुलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये जो है इसका नंबर है 1233/2017, यानी 2017 का ये केस है। इसमें एक रिवीजन गई थी, ये धारा 406 और 120 बी आईपीसी में इस अक्यूज्ड को, ये जो अपीलांट था इसका, जो रिविजनिस्ट था, उसका कन्विक्शन हुआ था। तो इसमें फिर राजीनामा हो गया। तो माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो ये है कि धारा, ये जो 406 है, ये राजीनामा काबिल धारा है, और अगर इनमें अब राजीनामा हो गया है तो इसके आधार पर इनको राजीनामा करने की परमिशन दी जानी चाहिए। और फिर इन्होंने ये कन्विक्शन इनका सेट असाइड इन दोनों धाराओं में कर दिया। तो इस तरह हम ये देख पा रहे हैं कि जो कंपाउंडेबल केसेस हैं वो रिवीजन के दौरान और अपील के दौरान भी कंपाउंड किए जा सकते हैं, और उनमें माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे सकते हैं, या अगर मामला सेशन कोर्ट में है तो सेशन कोर्ट भी परमिशन दे सकता है। लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस हैं उनमें भी कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपनी जो इनहेरेंट पावर्स हैं उनको यूज करते हुए इसमें कंपाउंड करने की उनको परमिशन दे देते हैं। तो इस तरह मैंने ये आज आपको ये धारा 320 की बात की है राजीनामे केसेस की, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।